हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर का ये पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसमें आई दृष्टि नई वाली जो भी आई है, जिसमें पिछले का मतलब जिसमें जितना पिछला आया था उसके बाद का दिया हुआ है। इसके अलावा घटना सार के जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं अभी राष्ट्रीय वाले, मतलब ये पार्ट 1 है, अभी और भी पार्ट आएंगे। और इससे पहले जो आई दृष्टि घटना सार आ चुकी है उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये करंट अफेयर लास्ट टाइम के लिए यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी ये हैंड रिटन नोट्स हैं, चाहे आई दृष्टि वाला पहले का या जो अभी वाला है घटनासार का पहले वाला या अभी वाला जितना भी आएगा या मंथली करंट अफेयर है, बाकी के भी जितने भी हैंड रिटन नोट्स आते हैं, बूस्टर सीरीज आती है, पीवाईक्यू आता है, वो सब, और जो टेस्ट क्विज वगैरह है पीसीएस में लास्ट टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है 6375412344, इस पर मैसेज करके यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल आप करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं सिर्फ पीसीएस के लिए नहीं, बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी, तो उस तरह से इसको लेके चलिएगा। चलिए शुरू करेंगे। भारत में 15वें उपराष्ट्रपति ये कौन बने हैं? तो चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। अब ये देखिए, यहाँ पे कोई चीज़ घटनासार का इम्पोर्टेंट है, कोई आई दृष्टि का इम्पोर्टेंट है, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करने की पार्ट वाइज कोशिश की जा रही है। अलग अलग अब नहीं कराया जा सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो एक में कराया जा रहा है। तो ये 15वें उपराष्ट्रपति हमारे बने हैं चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। और विपक्ष में कौन थे जिनको इन्होंने हराया था? तो बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था। 152 वोट से हारे हैं बी सुदर्शन रेड्डी। अब तक 17 बार उपराष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, इसलिए ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हमारे बने हैं चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। और ये 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। सारे आर्टिकल उपराष्ट्रपति वाले भी कराए गए हैं, अगर आप उसमें जाके देखेंगे, ग्रुप में नोट्स वगैरह में जाके देखेंगे। करंट में भी है, जो मंथली वाला था पिछले महीने का, जब इस्तीफा वाला जहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में डिटेल में बताया गया था मंथली करंट अफेयर में, उसमें भी इसको पूरा कवर किया गया था। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लीजिए। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है किसमें है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो 63 में है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में किस में है? तो 66 में, 66 में है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो, सारे मेंबर रहते हैं। विधानसभा का कोई मेंबर इसमें नहीं रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वच्छ वायु रैंकिंग आई है, मतलब इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छ वायु रैंकिंग का पुरस्कार एनसीएपी के तहत इसको दिया जाता है। ओवरऑल में जो टॉप पे है, जैसे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले में इंदौर है, फिर जो 3 लाख से कम वाली जनसंख्या में देवास है, अमरावती। ओवरऑल में मतलब ये 3 टॉप पे हैं, देवास, इंदौर, देवास और अमरावती। अब ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये वाली श्रेणी इंपॉर्टेंट है। 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें किसने टॉप किया है? तो इंदौर ने इसमें जो है टॉप किया है। 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले में 1.5 करोड़ रुपए पुरस्कार मिला था। और ये स्वच्छ वायु वाली रैंकिंग है, याद रखिएगा। इसमें जो पुरस्कार दिए गए हैं 1.5 करोड़ रुपए। फिर बड़े शहरों में सेकंड पे जबलपुर है, पहले पे इंदौर, फिर जबलपुर, फिर थर्ड पे आगरा और सूरत। आगरा और सूरत स्वच्छ वायु रैंकिंग में तीसरे नंबर पर हैं। 50-50 लाख इनको दोनों को मिले हैं। फिर 3 से 10 लाख वाली श्रेणी में अमरावती नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र का। उसके बाद झांसी और मुरादाबाद दूसरे नंबर पे हैं यूपी के। यहाँ पर यूपी वाला याद रखिएगा अगर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर 10 लाख से वाली प्लस वाले में भी तीसरे नंबर पर आगरा और सूरत साथ में, और यहाँ पर झांसी और मुरादाबाद सेकंड पर है। फिर अलवर है। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में देवास नंबर 1 पे है। उसके बाद परवाड़ू है, फिर अमदुल है। तो देवास मध्य प्रदेश का है, परवाड़ू हिमाचल का, अमदुल उड़ीसा का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला ही याद रखिएगा। और यहाँ पर झांसी और मुरादाबाद क्योंकि यूपी के हैं, तो 3 से 10 लाख वाली जो श्रेणी है उसमें सेकंड नंबर पे है ये। आर्द्र भूमि, यहाँ पर जो पुरस्कार दिए गए, तो 2 शहर आपने पिछले किसी करंट अफेयर में देखा होगा मंथली वाले, कि 2 हमारे शहर जो रामसर आर्द्र भूमि शहरों वाली लिस्ट में दर्ज हो चुके हैं। तो इंदौर और उदयपुर, इनको अलग से पुरस्कार दिया गया है क्योंकि रामसर शहर के तहत इनको दर्ज किया गया है। रामसर स्थल नहीं, रामसर शहर, मतलब पूरा शहर ही रामसर स्थल में आ गया है। तो इंदौर और उदयपुर है, इनको भी सम्मानित किया गया। अब टोटल रामसर साइट तो हमारे यहाँ कितनी है? 91। और रामसर शहर ये जो है इंदौर और उदयपुर, आज की डेट में 91 रामसर साइट है जब ये वीडियो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 25 हो गई है, जिसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। ये जो है 2023 की गणना है, लेकिन जारी अभी 2025 में इसको किया गया है। और 25 है मोर्टेलिटी रेट। 2013 में 40 थी।
देखिए जो चीज़ देखिए गवर्नमेंट चेंज हुई थी 2014 में, तो हम जो कंपेयर करते हैं, जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, वो उसके पहले का ही डेटा जारी किया जाता है कि उस टाइम पे ये था। ये सब गवर्नमेंट की बात है, तो उसके पहले का उसको देखते हैं। पहले 40 थी, अब जो है 25 हो गई है, तो 37.5% की गिरावट आई है। 1971 में जो शिशु मृत्यु दर थी वो 129 थी। 1000 बच्चे जन्म लेते थे तो 129 की मृत्यु हो जाती थी, अभी जो है 25 है ये। फिर जो ये वाला भी जरूर याद रखिएगा, IMR रेट कितना है, तो 25 है। IMR में शीर्ष राज्य, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मृत्यु दर शिशुओं की कहाँ पर होती है, तो मध्य प्रदेश में होती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी में। इनकी मतलब तीनों की जो IMR रेट है वो 37 है। पूरे इंडिया का 25 है, इन तीनों का 37 है। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी की स्थिति खराब है। सबसे कम IMR रेट कहाँ पर है, तो मणिपुर में। केवल 3 है इनका जो है IMR रेट। और बड़े शहरों में, अगर बड़े राज्यों में बात की जाए तो केरल का जो 5 है, मणिपुर का इससे भी कम है। तो ओवरऑल में सबसे कम IMR रेट मणिपुर का है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी का है। फिर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो IMR रेट है वो 28 है और शहरी क्षेत्रों में कम बच्चे मरते हैं, तो यहाँ पर 18 है। ये भी याद रखिएगा। जन्म दर कितनी है, तो जन्म दर है 18.4%। 2013 में थी 21.4%, तो इसमें गिरावट आई है जन्म दर में, तो 14% की गिरावट आई है। अभी जन्म दर कितना है, तो 18.4%। सर्वाधिक जन्म दर कहाँ पर है, बिहार में। सबसे कम जन्म दर कहाँ है, अंडमान निकोबार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बिहार में, उसके बाद सबसे कम अंडमान निकोबार में। भारत की प्रजनन दर कितना है, तो मतलब पर पर्सन जो ये होता है, मतलब प्रजनन दर, तो ये 1.9 है। जो प्रजनन दर है 2023 के हिसाब से 1.9 है। 1971 में ये 5.2 थी। जो पर्सन टू पर्सन जितने बच्चे होने चाहिए वो 5.2 था, और ये अभी कितना है, 1.9 है। भारत में 0 से 14 वर्ष आयु की जनसंख्या कितनी है, अभी वर्तमान में 0 से 14 वर्ष आयु की जनसंख्या 38.1%। 1971 से 81 के बीच में ये 41% थी, अभी ये 38% है। यही वाला बस याद रखिए, अगर याद रह पाए तो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाली सभी चीज़ें थी। कामकाजी जनसंख्या किसको माना जाता है, जो 15 साल से 59 साल आयु वर्ग के जितने लोग होते हैं उनको कामकाजी वाली लिस्ट में डाला जाता है। तो सबसे ज़्यादा इस वर्ग के लोग कहाँ पर हैं, तो बिहार में है। उसके बाद जो राजस्थान में है, फिर उत्तराखंड और MP में। सबसे ज़्यादा बिहार में, फिर राजस्थान। सर्वाधिक कामकाजी महिलाएं कहाँ पर हैं, इस आयु वर्ग की महिलाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो जम्मू कश्मीर में है। फिर है नेक्स्ट यहाँ पर NIRF की रैंकिंग अभी जारी की गई है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 जारी किया गया है 4 सितंबर 2025 को। ओवरऑल में टॉप रैंक पे कौन रहा, तो NIRF रैंकिंग में नंबर 1 पे रहा IIT मद्रास। ये नंबर 1 वाला जरूर याद रखिएगा। फिर IISc बेंगलुरु है, फिर IIT मुंबई है, फिर IIT दिल्ली है, फिर IIT कानपुर 5वें नंबर पर है। यूपी की तरफ से IIT कानपुर जो है 5वें नंबर पे है। फिर जो है यहाँ पर पहला वाला जरूर याद रखिएगा, मद्रास, उसके बाद IISc बेंगलुरु, फिर मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कानपुर। भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट की चिप जो है उसका नाम क्या है, तो विक्रम इसका नाम है। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2 सितंबर को इसको लॉन्च कर दिया गया है विक्रम को। ये 32 बिट की चिप है, याद रखिएगा। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली, इसके दोनों के द्वारा, इसरो और मतलब लेबोरेटरी मोहाली के द्वारा इसको जारी किया गया है विक्रम को। और जो हमारा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन था ये कब शुरू हुआ था, तो 2021 में शुरू हुआ था। जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक कौन सा है, तो AI संचालित अनुवादक है आदिवाणी, याद रखिएगा। जनजातीय भाषाओं का ये अनुवादक है आदिवाणी, AI से पे काम करता है ये। शिक्षा में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी किससे संबंधित एक रिपोर्ट आई है, तो सरकारी स्कूलों में भारत के 55.9% बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों, मतलब सरकारी स्कूलों की महत्ता अभी भी है। 55%, लगभग 56 है ये, लगभग 56% बच्चे अभी भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये परसेंटेज 66 है और शहरी क्षेत्रों में 30 है, तो ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे खुला है, तो ये जामनगर गुजरात में खुला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। और कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सौर स्थल भी बना है जो कि 55 मेगावाट पर डे बिजली जो है प्रोड्यूस करेगा, 55 मेगावाट। तो कच्छ में बना है सबसे बड़ा सौर स्थल, और ये सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स जो है जामनगर गुजरात में बना है। इसी के अंतर्गत ये वाला भी आता है, रिलायंस इसको लगाया है। फिर जो है ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 आया है,
22 अगस्त 2025 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। अधिनियम तभी बनता है, कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, और डेट यही वाली इंपॉर्टेंट रहती है जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। तो 22 अगस्त को मंजूरी मिली है। ऑनलाइन खेलों में जो धोखाधड़ी होती है, वित्तीय लेन देन वगैरह जो होता है, उसमें मैक्सिमम जो जुर्माना लगेगा 2 करोड़ का लगेगा और 3 से 5 वर्ष की जेल हो सकती है। तो ये सब याद रखिएगा। ये ऑनलाइन गेम पे जो रेगुलेशन का अधिनियम आया है कब आया है, तो 22 अगस्त 2025 को। मैक्सिमम जुर्माना 2 करोड़ और मैक्सिमम सज़ा 5 साल। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, ये 18 अगस्त को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, और ये जो है खेल से संबंधित है। इसमें समितियां वगैरह बनाई जाएंगी। तो 4 खेल निकाय स्थापित होंगे, 4 समितियां बनेंगी। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ, क्षेत्रीय खेल महासंघ। तो ये 4 समितियां इसके तहत बनेंगी, 4 निकाय बनेंगे। इसके अलावा इन समितियों में जो मैक्सिमम सदस्य होंगे वो 15 होंगे। इन 15 सदस्यों पर समिति में 15 सदस्य होंगे, और कम से कम इनमें 2 खिलाड़ी होने चाहिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी, और कम से कम 4 महिला सदस्य होना चाहिए इन 15 में से। तो ये भी याद रखिएगा। खेल प्रशासन अधिनियम, शासन अधिनियम कब आया? राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 18 अगस्त। फिर भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 आया है। 21 अगस्त 2025 को इसको मंजूरी मिल गई है राष्ट्रपति की, 21 अगस्त 2025 को। इसके तहत राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड बनेगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है किसी अधिनियम के बारे में वही लिखी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और सब चीज़ एग्ज़ाम में भी सही नहीं होता है। तो जब बहुत डीप में उस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो गलत होता है, लेकिन हमारा काम है कि हम मैक्सिमम चीज़ें पढ़ के जाएं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ है। तो भारतीय पत्तन अधिनियम जो है 21 अगस्त को, और इसके तहत राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड बनेगा, और इसमें जो सदस्य होंगे वो 6 सदस्य होंगे, जिसमें से 4 लोकसभा के होंगे, 2 राज्यसभा के सदस्य होंगे। पोत परिवहन बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य, 4 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 4 और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। 6 सेमीकंडक्टर परियोजनाएं चल रही थी, मतलब 6वीं जो थी यूपी में खुली थी। अब ये 4 और कहाँ पे हैं? तो 6M ये उड़ीसा में, 3D ग्लास प्लांट उड़ीसा में, CDIL पंजाब में, ASIP ये आंध्र प्रदेश में। ये 4 और जो है मंजूरी मिल गई है 12 अगस्त को। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा। 2 इसमें से उड़ीसा में लगेंगी, 6M और 3D ग्लास प्लांट, और CDIL पंजाब में, ASIP आंध्र प्रदेश में। इससे पहले मई 2025 में नोएडा यूपी में जो है इसको लगाने की मंजूरी दी गई थी। एक सेमीकंडक्टर परियोजना को लगाने की मंजूरी नोएडा में दी गई थी मई में। 4 और ये अलग से हैं। और बहुत सारी साणंद गुजरात में, हमने इसको दृष्टि में ही या घटनासार में कवर किया था कि इससे पहले बहुत सारी साणंद गुजरात में लग चुकी हैं। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण IB को मंजूरी। यहाँ पर 12 अगस्त को मेट्रो को मतलब विस्तार किया जा रहा है लखनऊ मेट्रो का। तो 11.165 किलोमीटर लंबा और मतलब मेट्रो बन जाएगा, जो ओल्ड लखनऊ इसको कवर करेगा। 12 स्टेशन इसके तहत बनेंगे, और इसमें जो है छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटाघर, रूमी दरवाज़ा, इन सबको जोड़ेगा ये। तो ओल्ड लखनऊ को जोड़ने का काम करेगा। यहियागंज वगैरह जो है, चौक वगैरह, वहाँ से होकर जाएगा। जो मेडिकल कॉलेज है वो भी उसी के रास्ते में आ जाएगा। तो ये 12 स्टेशन और बनेंगे। एरिक्सन, नोकिया, सिस्को, क्वालकॉम संग BSNL की साझेदारी हुई है। तो ये BSNL की साझेदारी किससे किससे हुई याद रखिए। एरिक्सन, नोकिया, सिस्को, क्वालकॉम के साथ जो है BSNL की साझेदारी हुई है। एटालिन जल विद्युत परियोजना, ये ड्री और टेंगोन नदी पर ये बन रही है। एटालिन जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है पूछा जा सकता है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। और ये जो है दोनों नदियाँ जो है छोटी छोटी नदियाँ हैं, टालो, इसको टालो नाम याद रखिएगा, टालो नदी पर बन रही हैं दिबांग घाटी में, अरुणाचल प्रदेश में। और ये टाटो या टालो जो भी हो, ये जल विद्युत परियोजना भी, ये टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ये याद रखेगा। बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन किया गया है 10 अगस्त 2025 को। इसको नम्मा मेट्रो भी कहा जा रहा है। फिर है VEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब ब्रह्मा की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? तो ये रेल मैन्युफैक्चरिंग हब है ब्रह्मा। इसका संबंध विदिशा मध्य प्रदेश में, विदिशा मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की जाएगी। 10 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है मरक्कनम पुदुचेरी राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई है अभी। तो 8 अगस्त 2025 को मंजूरी दी गई है मरक्कनम पुदुचेरी। ये कितने किलोमीटर का राजमार्ग है? तो 46.047 किलोमीटर का। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिएगा ये। फिर स्किल इंडिया मिशन का भी 10 साल पूरे हो गए हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी स्किल इंडिया मिशन की? तो 15 जुलाई 2015 में शुरुआत हुई थी।
देखिए 2014 के बाद की जितनी भी योजनाएं यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे अरेंज करने को, चाहे मैच करने को, या फिर निम्न में से कौन सी पहले आई थी, कौन सी 2016 की नहीं, इस तरह से। तो सारे जितनी भी योजनाएं हैं सब ग्रुप में भी यूपी पीसीएस वाले में भेजा गया, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं जितने सारे ईयर वाइज। यूट्यूब पे वीडियो है, योजना ब्रेक टाइम क्लासेस डालेंगे तो आ जाएगा। ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, एक यहाँ पे मतलब 3 और पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान कब प्रारंभ किया गया था? तो जनवरी 2009 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू हुई थी? ये 25 सितंबर 2014 में शुरू हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014। पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई थी? तो 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर NHAI, जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इसकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट अभी जारी की गई है 2023-24 में। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कितना हुआ? 23-24 में हमारा निर्माण कितना हुआ है? तो 6634 किलोमीटर का मतलब पूरा जो है निर्माण हुआ है सड़कों का, मतलब जो हाईवेज हैं उनका 6634 किलोमीटर। पिछले साल ये 5551 था, अभी 6634 है। 20% की पिछले साल से अभी तक 20% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और जारी किया गया है कि 24-25 में 67.47 ये लाख पौधे लगाए गए, मतलब लगभग 67 लाख पौधे लगाए गए थे इस दौरान। NHAI से ही संबंधित है ये, जो हाईवेज के आसपास लगते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया गया है। तो ये 27 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया केंद्रीय मंत्री के द्वारा और जितेंद्र के द्वारा, जो यहाँ पर लिखा नहीं है। फिर यहाँ पर किसके तहत जारी किया गया है? तो नई दिल्ली की बायो E3 नीति के तहत। इसको 1 वर्ष को, मतलब उसका 1 साल पूरे हो गए हैं। बायो E3 नीति का संबंध किससे पूछा जा सकता है? तो दिल्ली से संबंध है इसका बायो E3 का। तो इसी के पूरे होने पर राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क जारी किया गया है। आयकर संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। 21 अगस्त 2025 को मंजूरी मिली। ये किसको रिप्लेस करेगा? तो ये लागू होगा, ये नया वाला आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और 1961 का जो आयकर कानून था उसको ये रिप्लेस करेगा। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति मंजूरी मिल गई है, खान और खनिज अधिनियम को। तो ये 22 अगस्त को मंजूरी मिली है। और ये जो खान और खनिज अधिनियम है ये 1957 के अधिनियम में सुधार करेगा। कब के अधिनियम में सुधार करेगा? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट कर दिया गया। यहाँ एवं विकास जुड़ गया है शब्द, याद रखिएगा। अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट इसका नाम हो गया इसी अधिनियम के द्वारा, खान और खनिज संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक एक जारी किया गया है। अभी देखिए, विधेयक तब तक कहा जाता है जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलती। तो 19 अगस्त 2025 को इसको लोकसभा में पेश किया गया, 20 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया। और इसका मतलब मेन कारण, मतलब क्यों इसको जारी किया गया है, तो 2017 वाले जो प्रबंधन संस्थान अधिनियम था उसमें ये संशोधन करेगा। और इसके तहत IIT गुवाहाटी को भी अब IIM मतलब वाली सूची में डाला जाएगा, IIM गुवाहाटी को, और इसको वित्तीय सहायता वगैरह मिल पाएगी। तो 550 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं IIM गुवाहाटी के लिए। IIM गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया 20 अगस्त 2025 को। और ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है? 130वां संविधान संशोधन विधेयक तो अनुच्छेद 75 से संबंधित है। ये जो है अनुच्छेद 75 में संशोधन करके एक नया उपबंध बनाएगा 5A, एक नया उपबंध जोड़ा जाएगा 5A। अभी मतलब ये पूरा अधिनियम बना नहीं है, विधेयक पेश किया गया है 130वां। और ये 75 अनुच्छेद 75 से संबंधित है। अगर कोई मंत्री 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है तो वो अपने पद से हट जाएगा। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे उस मंत्री को हटा सकते हैं पद से। अगर 30 दिन के अंदर ऐसा नहीं होता तो 31वें दिन वो स्वतः ही हट जाएगा, अगर कोई मंत्री 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है तो। अभी इसमें चर्चा वगैरह करना बाकी है, समिति के पास गया है, बहस वगैरह इसमें जो बहुत चीज़ बाकी है इसमें। फिजी के प्रधानमंत्री भारत आए थे और 24 से 26 अगस्त 2025 के बीच में आए थे, ये अगस्त में आए थे फिजी के प्रधानमंत्री। इनका नाम है श्री सिटिवेनी लिगाम-मादा राबुका। राबुका बस याद रखिएगा, राबुका जो कहाँ किससे संबंधित है? फिजी से। और फिजी के इसमें बहुत सारे समझौते, अगर कहीं के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई आता है तो बहुत सारे समझौते होते हैं। तो फिजी की राजधानी सुआ, राजधानी क्या है? सुआ। यहाँ पर 100 बिस्तरों वाला
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। इसके अलावा HAL लाइफ लिमिटेड द्वारा फिजी में जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। ये सब भारत और फिजी के समझौते के तहत ही ये सब हो रहा है। नीलिट और फिजी के पैसिफिक पॉलिटेक्निक के बीच में समझौता होगा। तो वहाँ के पॉलिटेक्निक के बीच में, उसका नाम है पैसिफिक पॉलिटेक्निक के बीच में, उसका नीलिट से समझौता होगा। वहाँ पे हॉस्पिटल खुलेगा 100 बेड वाला और जन औषधि केंद्र भी खोला जाएगा। नेक्स्ट है जनजातीय कार्य मंत्रालय का आदि कर्मयोगी अभियान कब से शुरू हुआ है? तो ये 19 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है आदि कर्मयोगी अभियान। और इसका लक्ष्य क्या है? तो 1 लाख जनजाति प्रधान गाँवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठित करना। मतलब ये जनजातीय जो गांव हैं उनको एकत्रित करने से, उनको संगठित करने से संबंधित है। और इसके तहत 1 लाख जनजातीय गांव विजन जो 2030 से तैयार किया जाएगा। 2030 का एक विजन तैयार किया जाएगा, तो उसी के लिए है ये आदि कर्मयोगी अभियान। कब से शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट है, डेट है यहाँ पर 19 अगस्त 2025 से आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। किससे संबंधित है? जनजाति कार्य मंत्रालय से संबंधित है। बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दे दिया है अगस्त 2025 में। और ये जो है इसके तहत नेशनल एक्सप्रेसवे 9E जो है 9 याद रखेगा, उसको घोषित किया गया है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को। और ये भैया अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा। हम कहना भूल जाते हैं तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। कौन सा? तो केरल जो है पूर्णतः डिजिटली साक्षर हो गया है। किस योजना के तहत? तो डिजी केरल परियोजना 2021 के तहत। और ये कब घोषणा की गई पूर्णतः साक्षर वाली? तो 21 अगस्त को घोषणा की गई थी, 21 अगस्त 2025 को। ये जो डिजी केरल परियोजना है, इसके तहत जो पहली वाली पंचायत 2021 में, अगर आपने कभी करंट पढ़ा होगा, उस टाइम पे आप पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा कि पुल्लमपारा पंचायत जो है इस पहल के तहत जुड़ी थी 2021 में। सबसे पहली पंचायत यही थी जो डिजी केरल से जुड़ी थी। नेक्स्ट है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के। ये क्वेश्चन, जब पुल्लमपारा वाला क्वेश्चन उस टाइम पे बहुत पूछा जाता था एग्जाम में। अब जो है पूरा केरल जो है पूर्ण रूप से डिजिटली साक्षर हो गया है। अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के तहत भारत की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट हो गई है। 2014 में ये 2.3 गीगावाट थी, अभी 100 गीगावाट है। 2014 में कितनी थी? 2.3 गीगावाट। और जो हमारा लक्ष्य है गैर जीवाश्म ऊर्जा का, जिसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, सौर ऊर्जा और बाकी तरह की भी ऊर्जा आ जाती है, 2030 का हमारा लक्ष्य है कि 500 गीगावाट हमें अचीव करना है गैर जीवाश्म ईंधन से। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण की घोषणा की गई है 22 अगस्त 2025 को। इसको टाइगर कॉरिडोर भी कहा जा रहा है क्योंकि ये 4 टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच को जोड़ेगा और इसको इसीलिए टाइगर कॉरिडोर बोला जा रहा है। 22 अगस्त को इसका मतलब निर्माण की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। और ये निर्वाचन कहाँ पे हुआ था AIBD का? तो फुकेट थाईलैंड में निर्वाचन हुआ था, फुकेट थाईलैंड में 19 से 21 अगस्त के बीच में। तो ये एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष बन गया है भारत। भारत का 44वां यूनेस्को धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो मराठाओं के जो सैन्य किले थे 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में ये सब किले बने थे। 12 किले थे टोटल, मतलब इस सैन्य मतलब मराठाओं वाले में 12 किले जो है जोड़े गए हैं इसके तहत। और इनमें से 11 किले जो है महाराष्ट्र में है, 1 किला जो है तमिलनाडु में है। अब जो 1 किला तमिलनाडु में, उसका नाम पूछा जा सकता है। तो 1 किला जो तमिलनाडु में है जिंजी का किला है। टोटल 12 किले हैं जिनको यूनेस्को धरोहर उसमें जोड़ा गया है। तो अब हमारा मतलब ओवरऑल तो इसको एक ही स्थल माना गया है, लेकिन इसमें हैं 12 किले। तो टोटल हमारी यूनेस्को साइट कितनी हो गई है? 44। और ये बैठक कहाँ पे हुई थी? जहाँ पे ये कोई स्थल सम्मिलित किया जाता है भारत का, तो वो पूछा जा सकता है कि बैठक कहाँ हुई थी ये वाली। तो पेरिस में बैठक हुई थी ये, फ्रांस में 6 से 16 जुलाई के बीच में बैठक हुई थी। और अब टोटल यूनेस्को में कितने स्थल हो गए? 44 स्थल हो गए भारत के, जिसमें से 36 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है। कंचनजंगा वाला जो है वो मिश्रित है। नेक्स्ट है बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है 13 सितंबर 2025 को। ये बैराबी सैरांग रेल लाइन का संबंध किससे है? तो आइजोल से, मिजोरम से। अब आइजोल को जो है कनेक्ट कर दिया गया, रेलवे के नक्शे में आइजोल आ गया है।
तो ये कितने किलोमीटर की लंबी रेल लाइन है? तो 51.38 किलोमीटर की लंबी ये रेल लाइन है, बैराबी सैरांग। नेक्स्ट है, डीप ओशन मिशन के तहत भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी की गई है। कब? तो 5 अगस्त और 6 अगस्त को। 5 अगस्त को जो गोताखोर गए थे, इनका नाम है, वैज्ञानिक है ये राजू रमेश। राजू रमेश जो है 4025 मीटर तक गए थे अंदर। और 6 अगस्त को भारत के जतिंदर पाल सिंह, इनके द्वारा जो है 5002 मीटर तक जाकर इन्होंने जो है गोताखोरी की थी। राजू रमेश और जतिंदर पाल सिंह का नाम याद रखिएगा। और ये किससे गए थे? तो फ्रांसीसी सबमर्सिबल नॉटिल से गए थे। फ्रांस का सबमर्सिबल नॉटिल से ये लोग गए थे, राजू रमेश और जतिंदर पाल सिंह। और इसके अलावा ये सब हमारा डीप ओशन मिशन किससे संबंधित है कि हमारे खनिज क्या क्या हैं अंदर, समुद्र की बहुत गहराई में कौन कौन से खनिज हैं वो सब, तो हम हर चीज़ का अच्छे से दोहन कर पाएँ, उस चीज़ के लिए है ये। हमारे जो ये मिशन है, इसके तहत मत्स्य 600 नाम का एक भारत के द्वारा जो समरसिबल, मानविक समरसिबल बनाया जाएगा, जो कि 6000 मीटर तक जाने के लिए मतलब जा सकता है, 6000 मीटर तक। इसका परीक्षण होना है दिसंबर 2027 में। मत्स्य 6000, इसका संबंध किससे अगर पूछा जाए तो डीप ओशन मिशन से। नेक्स्ट है, भारत में पशु रक्त आधान और रक्त बैंकों के लिए पहला दिशा निर्देश जारी किया गया है 25 अगस्त 2025 को। उद्देश्य क्या है इसका? तो पशु कल्याण और बायो सेफ्टी। ये बस इतना ही चीज़ है इसमें। फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई थी अभी अगस्त में, 4 से 8 अगस्त के बीच में 9 समझौते हुए हैं हमारे फिलीपींस के साथ। कौन राष्ट्रपति आए थे इनके? तो फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, मार्कोस जूनियर याद रखेगा। और हमारा जो आपराधिक मामला, सेना से संबंधित समझौता, पर्यटन, विज्ञान, अंतरिक्ष, संस्कृति, तटरक्षा से संबंधित समझौते हुए। मेन जो इम्पोर्टेंट है कि स्मारक टिकट जारी किया गया है फिलीपींस और भारत के द्वारा। और ये जो टिकट जारी किया गया है, डाक टिकट, इसमें भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, और जो फिलीपींस का राष्ट्रीय पुष्प है जिसका नाम है संपागुइता। तो संपागुइता का संबंध किससे अगर पूछ लिया जाए, संपागुइता फूल, तो फिलीपींस का राष्ट्रीय पुष्प है ये। और डाक टिकट जो जारी किया गया है उसमें ये कमल और संपागुइता बना हुआ है। नेक्स्ट है, ये जो फिलीपींस है, ये इसी ने हमसे सबसे पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी। भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश है फिलीपींस। और फिलीपींस में सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारत समर्थन करेगा। वहाँ पे जो है डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारत सहयोग देगा। नेक्स्ट है, इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह निसार का सफल परीक्षण किया गया। 30 जुलाई 2025 को निसार का परीक्षण किया गया, याद रखिएगा डेट, 30 जुलाई 2025 को सतीश धवन केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, इसका जो है परीक्षण किया गया था। और ये जो है 2393 किलो का था ये उपग्रह निसार। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया। भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन, मौसम, हिमनद, हिमालय, अंटार्कटिका, इन सब की ये सूचना देगा भारत, मतलब सबको पृथ्वी पर भेजेगा। GSLV S-16 रॉकेट के द्वारा ये गया था। और ये प्रक्षेपण किससे किया गया था? तो GSLV MK2 के द्वारा। और मिशन की अवधि कितनी है? तो नासा के लिए मिशन की अवधि है 3 साल और इसरो के लिए है 5 साल। याद रखिएगा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, निसार की कब परीक्षण किया गया? 30 जुलाई। नेक्स्ट है, लुप्त प्राय एशियाई कछुओं को पुनः संरक्षित किया गया है। कहाँ पर, किस राज्य में? तो नागालैंड में। और ये लुप्त हो गए थे, अब फिर से इनको संरक्षित किया गया है। और ये जो एशियाई कछुए हैं ये जंगल के छोटे हाथी कहे जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि इसको क्या कहा जाता है? जंगल के छोटे हाथी। नागालैंड में इसको संरक्षित किया गया है। देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो कांडला, गुजरात में किया गया है। 31 जुलाई 2025 को पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कांडला, गुजरात में उद्घाटन कर दिया गया है। इसका क्षमता है इसकी 1 मेगावाट, 1 मेगावाट। ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात जो है ये ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात, 17 जुलाई को। और इसके तहत क्या किया जाएगा? तो आदिवासी जो समुदाय हैं, ट्राइबल से आप समझ सकते हैं, आदिवासी समुदाय में बीमारियों को समझने के लिए ये सीक्वेंसिंग की जाएगी, जीनोम सीक्वेंसिंग। देश का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग का प्रयोग कहाँ पे किया गया? तो रामगढ़ झील पर किया गया है, जयपुर राजस्थान में, रामगढ़ झील पर। और ये जो क्लाउड सीडिंग की जाती है पहली बार ड्रोन से की गई, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और क्लाउड सीडिंग का प्रयोग में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम या फिर पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ, यही यूज़ करते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं अभी इस पार्ट 1 में। आई दृष्टि और घटनासार का ये कंबाइन था। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और ये सारे नोट्स वगैरह के लिए आप यूपीपीसीएस वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप है वो, 500 फीस है। लास्ट टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स आपके मतलब आप उसको सेव करके रख सकते हैं, बाकी के भी एग्जाम में काम आएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर मैसेज करेंगे यूपीपीसीएस ग्रुप डिटेल, तो उसको डिटेल आपको मिल जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।